हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। अभी हमारा सेशन चल रहा है हिसार संग्रह बुक का हिस्ट्री, जिसमें कि आज का टॉपिक है मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य युग के उत्तर मतलब बाद का काल क्या रहा। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें है पहला शिमुक वंश जो है तो शिमुक वंश का संस्थापक कौन था, वो सातवाहन हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है, वो मत्स्य पुराण से मिलती है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी, वो अमरावती में स्थित थी। सातवाहन काल की सर्वश्रेष्ठ शासक कौन हुआ है, उसको गौतमीपुत्र सातकर्णी हुए हैं। अगला देखते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेंकटक नाम का नगर का स्थापना किया। इसे वेदों का आश्रय कहा जाता है। किसे? गौतमी को, सातकर्णी को। कुषाण शासक का कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? वह 78 ईस्वी में, यानी शक संवत उस समय प्रारंभ हो रहा था, उसी समय कुषाण का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? वह कुषाण शासक ने जारी किया था। ठीक है, विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? वह 135 वर्षों का अंतर है। मौर्यों के बाद भारत में दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? वह सातवाहन का जो शासित राज्य था वह सबसे शक्तिशाली था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश ने किया। ठीक है, कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? वह पांचाऊ था, जिसके द्वारा कनिष्क पराजित हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं। किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के उत्तरी क्षेत्र में भी फैला हुआ था? वह कुषाण वंश का शासक था। ये जो हमारा भारत है, ठीक है, ये सिंध प्रदेश जो कि उत्तरी पश्चिमी सीमा था, यहाँ भी हमारा कुषाण वंश के शासकों का क्षेत्र हुआ करता था। अगला देखते हैं। विक्रम संवत कब प्रारंभ होता है? वह 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ होता है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? वह चेदी वंश से संबंधित है, कलिंग नरेश खारवेल। प्रथम ईरानी शासक कौन हुआ? डेरियस हुए हैं। अफगानिस्तान में स्थित बामियान की किस लिए प्रसिद्ध है? वह बुद्ध की सबसे विशाल प्रतिमाओं के लिए बामियान अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वह प्रसिद्ध है। किसके सिक्कों पर मातृ देवी उमा यानी पार्वती का चित्रण मिलता है? वह कुषाण शासकों के सिक्कों पर इनका चित्रण मिलता है, नाम मिलता है और चित्रण मिलता है। चतुर्भुज विष्णु के सिक्के किसके द्वारा चलाया गया था? हुइस्क के द्वारा चतुर्भुज विष्णु का सिक्का चलाया गया था। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? वह कनिष्क के सिक्कों था। वे बहुत बड़े बुद्ध के अनुयायी हुए हैं। कौन? कनिष्क। ठीक है, योथे सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? कार्तिकेय, जो कि महादेव के पुत्र हुए हैं, गणेश और कार्तिकेय। अगला देखते हैं। भारत और यूनानी ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। भारत यूनानी जब हुए, जिस समय का काल चल रहा था, उसी को गांधार शैली का काल माना जाता है प्राचीन इतिहास के संदर्भ में। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? वह कुषाण ने जारी किए। कनिष्क का राजवेद कौन था? वह चरक है, जिसके द्वारा चरक संहिता नाम का एक पुस्तक भी लिखा गया था। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? वह महायान बौद्ध धर्म से संबंधित था। बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय हुए, एक हुए हीनयान और दूसरा हुए महायान। ठीक है, अगला है। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या करके ही हुआ? वह है शुंग वंश का। ठीक है, भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? वह मिनांडर। अगला एक
चैट बॉक्स है, देखते हैं इसमें है विदेशी आक्रांता, मतलब विदेश से कौन कौन आए भारत और उनका क्या कालखंड रहा है और उनका मूल स्थान जैसे आए वह विदेश से, तो भारत में उनका मूल स्थान क्या है और सर्वाधिक उनका कौन कौन वह शासक हुए हैं विदेशी, और वह राजधानी अपना कहाँ कहाँ बनाया करते थे। जिसमें कि पहला है हमारा हिंद यवन, जो कि 90 ईसा पूर्व में यह भारत आए थे, जिसका मूल स्थान बैक्ट्रिया अफ़गानिस्तान था। इनका शक्तिशाली शासक मिनांडर मिलिंद शक हुए हैं, ठीक है। वर्तमान सियालकोट हुए हैं इनका, जो कि वर्तमान सियालकोट है, वहीं पर इनका राजधानी हुआ करता था। अगला है शक सिथियन जो हुए हैं 90 ईसा पूर्व में, वह भारत आए थे। सीरिया ईरान क्षेत्र में उनका मूल स्थान था और उनका सर्वाधिक शासक जो कि नहपान, ये पश्चिमी भारत का यह शासक क्षेत्र जो है यह सबसे अच्छा शासक हुआ है। अभी का क्षेत्र वर्तमान में जो वह राजधानी बनाया था महाराष्ट्र था, और अभिलेख भी इसका जो मिलता है, प्रमाण मिलता है, वह महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेख तथा सातवाहन के अभिलेखों में इसका उल्लेख सर्वाधिक है। किनका? नहपान, जो कि पश्चिमी भारत क्षेत्र में थे। सीरिया से यह कब आए थे? 90 ईसा पूर्व में। कौन? शक सिथियन के नाम से इसे जाना गया। अगला है पार्थियाइन पलहव, जो कि पहली सदी में, यानी जब से BC खत्म होता है ना, उसके बाद से 1 ईस्वी से ही उसको बोला जाता है पहली सदी, ठीक है। इनका मूल स्थान पार्थियाई ईरान हुआ है। इनका शक्तिशाली शासक गोंडो फर्निज हुए हैं। वर्तमान क्षेत्र इसका जो है बेलग्राम अफ़गानिस्तान में है, जो कि बड़ी संख्या में इसके सिक्के भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला है कुषाण युची, जो कि 15 ईस्वी में भारत आए हैं, ठीक है। जो कि यह मूल निवासी चीनी तुर्किस्तान से था, तुर्कमेनिस्तान, चीन और तुर्कमेनिस्तान से था। जो कि सर्वाधिक शासक प्रसिद्ध इसके हुए कनिष्क कौन थे? कुषाण युची के थे, चीनी तुर्कमेनिस्तान, चीनी यात्री थे। कौन? चीन और तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्र से थे कनिष्क। इनका राजधानी था उज्जैन, वर्तमान में उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। पुरुषपुर वरदान, और इनका 2 राजधानी हुआ करता था, उज्जैन और पुरुषपुर, जो वर्तमान पेशावर जिले राज्य पाकिस्तान में है। एक लाइन है आक्रमणकारियों का क्रम। पहला है हिंद यवन, पहले भारत आए, उसके बाद शक आए, फिर पल्लव आए, फिर कुषाण आए, ठीक है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक विम कंडफिसस को दिया जाता है। अब इसमें है एक लाइन, समझिएगा इसको जरा सा। शुद्ध सोने का सिक्का, जैसे पूछा जाएगा कि सोने का सिक्का वो होगा कुषाण, ठीक है। और शुद्ध सोने का सिक्का वह हो गया स्कंदगुप्त। और तीसरा है मौर्य काल के, जो ये मौर्योत्तर काल में हुआ, उसने 3 प्रकार का सिक्का जारी किया था। ये पन था, कसारपन था और कौड़ी था। सबसे बड़ा भाव था यह पन का हुआ करता था, जो कि यह की धातुओं से बना हुआ था, और सबसे ज़्यादा हुआ कर सोने और इत्यादि धातुओं से बना हुआ करता था। दूसरा था कसारपन, जो कि चांदी से बना था। और तीसरा था कौड़ी, जो कि पत्थरों का बना हुआ करता था। अगला देखते हैं मौर्योत्तर काल के बाद है अगला टॉपिक गुप्त काल की अगर हम बात करें तो गुप्त काल का जो है अवधि रहा है 275 से 550 ईस्वी, ठीक है। इसमें गुप्त वंश का प्रथम शासक हुआ श्रीगुप्त हुआ, जिसके द्वारा गुप्त वंश की स्थापना किया गया है। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल का नगर जो बनाया गया था ना, क्रमीकरण, जैसे चौड़ी नालियाँ, ढकी हुई नालियाँ, चतुर्भुज सड़क, ये गुप्त काल ने उसे नष्ट करने का श्रेय इसको दिया जाता है, पतन ये बोला जाता है, ठीक है। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल
को स्वर्ण युग कहा जाता है, वह गुप्त काल के युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? या 275 से 550 ईस्वी तक किया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला है, समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भगवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भगवत की उपाधि धारण किया। कौन कौन किए? परमगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त द्वितीय ने दोनों ने परम भागवत की धारण उत्पादन किया। मतलब परम भागवत का मतलब हुआ हिंदू धर्म को, भगवत धर्म को, वैष्णव धर्म को वो मानते थे। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना किया गया। ठीक है। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था? चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त भी कहा जाता था। देवों की उपाधि भी उसे दिया जाता था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापक किस पतन से संचालित होता है? ताम्रलिपि। उस समय जो है ना, गुप्त काल के समय में बहुत सारे ताम्र पत्रों पर वह लिपि लिखे, कुछ अभिलेख लिखे और यहाँ तहाँ छोड़ दिए। यह इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो कि समुद्रगुप्त के काल में हुआ है। ठीक है। शासन तथा इनका सैन्य अभियान का विषय मिलता है। ये बहुत सारे इसीलिए ताम्रपत्र अभियान लिखे हैं क्योंकि साबित करना चाहता कि अगर कोई भविष्य में कर पढ़े तो उनको पता चले कि हमने क्या किया है और आगे या अपने राज्य व्यवस्थाएँ और काम किए हुए चीज़ों को यह दिखाता था। अगला है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा कौड़ी का सिक्का जारी किया गया था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। देखिए, कांसारपन भी किसको कहा जाता था? सोने के चांदी को कहा जाता था। पन भी किसको कहा जाता था? सोना को ही कहा जाता था। और ये गुप्त काल के समय में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार के नाम से जाना जाता था। दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को प्राण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसके स्मृति में बनाया गया था? दिल्ली में जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का धारण मतलब द्वितीय के द्वारा, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। उसी के प्राण में स्थित में जैसे है स्मृति में, उसको यादों में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाया गया था। अगला है, किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? मतलब शकों पर विजय करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। एक बॉक्स है, ध्यान से देखिएगा। गुप्त शासक और प्रमुख उपाधियां। गुप्त काल में जितने गुप्त वंश के जितने शासक हुए और उन सब में क्या क्या उपाधि धारण किया और शासक का असली नाम क्या था और उपाधियां भी इनका है। ठीक है। श्रीगुप्त अधिराज महाराज के उपाधि इसने धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य और विक्रमांक की उपाधि धारण किया था। स्कंदगुप्त, इसने अशुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। अशुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है। समुद्रगुप्त जो कि पराक्रमांक की उपाधि धारण किया था। कुमारगुप्त जो कि महेंद्रादित्य का उपाधि इसने धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम यह महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था। किसने? चंद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गुप्त काल में अधिकारी हुए और उनका क्या क्या विभाग हुआ करता था। महासेनापति का क्या काम था? सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कौन? महासेनापति। रणभंडारगारिक, ये कौन होता था? सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान। मतलब सेना को कितना हथियार चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, कहाँ, मतलब उन सारी चीज़ को मेंटेनेंस कौन करते थे? भंडारागारी करते थे। यह एक अधिकारी हुआ करते थे। महासंघी विग्राहक, ये कौन होते थे? युद्ध व शांति का प्रधान होता था। अगर युद्ध छेड़ना है तो इन्हीं के द्वारा छेड़ा जाता था और अगर शांत करना है तो इन्हीं के बोली के द्वारा रोका जाता था युद्ध को। ठीक है। महाभंडारगरिक अधिकृत जो एक पदाधिकारी का पद होता था, अधिकार, उनका काम था राजकीय कोष का प्रधान होता था। वो राज क्षेत्र में जितना होता था क्षेत्र में उसका वो प्रधान होता था, सीमाओं का। ठीक है। महाअक्षपटिक
महाअक्षपटलिक जो होता था अभिलेख विभाग का प्रधान होता था। अभिलेख कौन क्या लिख रहा है और सही लिख रहा है या नहीं लिख रहा है उसका भी वह देख रखाव ध्यान रखते थे। सर्वाध्यक्ष जो होता था केंद्रीय सचिवालय का वह प्रधान होते थे। महाप्रतिहार इसे भोज प्रतिहार के नाम से भी हम कह सकते हैं इसको। राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी होता था। मतलब राजा को जो होता था ना मुख्य मतलब इम्पोर्टेंट सुरक्षा देने वाला अधिकारी होता था। ध्रुवा किरण कौन होता? भूमि कर वसूलने वाला विभाग का प्रधान होता था। अग्रहारिक यह दान विभाग का प्रधान होता है। जैसे कोई राज दरबार में कोई विवेक कार्य करके आता था तो उसको क्या मिलना चाहिए उसको पुरस्कृत किया जाता था या उसी का दान दहेज देने वाला यह प्रधान होता था। महाबलाधिकृत ये सेना का सेनापति और सर्वोच्च अधिकारी होता था। महादंडनायक न्यायाधीश होता था जो कि दंड सुनाता था अगर कोई गलती करता था। दंडपाशी कौन होता था? पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? दंडपाशी होता था। ये दोनों दंड के रिलेटेड है। आगे देखते हैं। विनय स्थितिक संस्थापक कौन होते थे? शिक्षा अधिकारी कौन होते थे? विनय स्थिति संस्थापक होते थे। अगला है गुप्त काल में अपनी आयुर्वेद ज्ञान विषयक रचना के लिए कौन परिचित था? सुश्रुत था। चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन फलिक ज्योति से संबंधित था? अक्षनक था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय हुए जो इनका शासन काल हुआ है 375 से 415 ईस्वी तक हुए हैं। यह स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में 9 विद्वान का एक समूह होता था जिसे कि नवरत्न के नाम से जाना जाता था। नवरत्न का निवास स्थान इनमें से कालिदास पहला हुआ करता था। बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हुए हैं। इसी के द्वारा लिखा गया था कुमार संभवम, मृच्छकटिकम, बहुत सारे इनके द्वारा पुस्तकें लिखा गया। धन्वंतरी, अक्षपनक, शंकु, वेलात भट्ट, अमर सिंह और घटप्पर होते थे। वराह मिहिर होते थे। वर रुचि होते थे जैसे विद्वान इसे नवरत्न में शामिल थे। किसके काल में? चंद्रगुप्त के द्वितीय काल में। इसीलिए चंद्रगुप्त काल को स्वर्ण काल के युग से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय इनका तो देख लिए। आगे देखते हैं। शक एवं गुप्त संवतों में मध्य कितना अंतर है? 242 इस वर्ष का अंतर है। गुप्तकालीन रजत यानी चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया जाता था? रूपक के नाम से जाना जाता था। और सोने के सिक्के को क्या कहा जाता? दिनार कहा जाता था। ठीक है। कुमार गुप्तकालीन में मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया जाता है? तंतुवाय का। ठीक है। मध्य प्रदेश में रावी जिले में स्थित सुपिरिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश भी कहा जाता है। मतलब महाशक्तिशाली हुए हैं जिसको कि घटोत्कच कहा जाता है। अगला देखते हैं। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? सामंतवाद था। सामंतों के द्वारा यह खेती किया जाता था। सामंत किसे कहा जाता था? जैसे कोई जिस वंश से इसका लड़ाई होता था और विपक्ष क्या करने राजा हार जाता था तो उसको सामंत के तौर पर उन्हें रखा जाता था। उसकी हत्या नहीं किया जाता था। मतलब उसके अंदर रह के काम करता था। उसी को सामंत कहा जाता था। गुप्त काल में जो होता था कृषि वह सामंतवादी के द्वारा वह किया जाता था। ठीक है। इसी में सामंतवादी का प्रारंभ भी हुआ था इसी के काल में। अगला है गुप्तकालीन भूमि का वर्गीकरण। क्षेत्र जो होता था किसको कहा जाता था? खेती करने के योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु किसको कहा जाता था? निवास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता है। खील किसको कहा था? जो भूमि कृषि योग्य नहीं हो उसे खील कहा जाता था। और उसी में एक है मौर्योत्तर काल में जो भूमि योग्य नहीं होता था उसको क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। खाली जोता हुआ जमीन को सीता कहा जाता था। अपरहत किसको कहता था? जंगली भूमि को। चारागाह वह भूमि होता था जहाँ पर पशुओं को चरने के लिए
छोड़ी गई भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता था। ठीक है। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए? प्रभुसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध कराए। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है? मुद्रा राक्षस जो किताब है यह किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए आप लोग कमेंट में। विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया कौन है? मुद्रा राक्षस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? बिटूर, जो कि कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। कुमारगुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत चांदी के सिक्के का प्रचलन हुआ। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि भी धारण किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? वह कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। गुप्त शासकों द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। शासन काल में ही की गई थी। ठीक है, इसी के शासन काल में किया गया था। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्ध का क्या कारण है? इसका व्यापारिक मंडी को पैठन का प्रसिद्धि का कारण बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था। यह क्वेश्चन हालांकि कभी पूछा नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के लिए होना चाहिए कि प्रथम शतरंज का जो खेल हुआ है यह गुप्त काल के शासन काल में ही चालू हुआ है, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत में यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। भारत में ही चालू हुआ था और ईरान, इराक, अभी पूरा विश्व में इनका प्रचलन है। किसका? शतरंज का, चेस। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जहाज रवाना होते थे? ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। ठीक है, ताम्रलिप्ति से। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? फाहियान का। ठीक है, चीनी यात्री फाहियान जो हुए हैं, इसने भारत की दशाओं का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। इनका किताब का क्या नाम है? सी यू चुकी इनके किताब का नाम है। ठीक है, फाहियान की पुस्तक। भारत में हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किस काल में बनाया गया था? वह गुप्त काल में बनाया गया था। और वह गुप्त काल के जो हुए चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय भी जो हुए, जिन्होंने कि भगवत का भी उपाधि धारण किया। अगला देखते हैं। सती प्रथा का प्रारंभ अभिलेखित साक्ष्य एरन से प्राप्त होता है। सती प्रथा का जो है अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें कि गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में सती प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? रेशमी कपड़े का किया जाता था। और क्या किया जाता था? चाय का किया जाता था, मीठी शक्कर का किया जाता था। ये सारे चीन से हुआ था, व्यापार होता था। अगला है। अगला देखते हैं। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? समुद्रगुप्त था। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था। कौन था? आर्यभट्ट, जिसने शुद्ध शून्य का सिद्धांत दिया। किसने? गुप्त काल के समय में ही। गुप्त काल को इसीलिए स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इसके समय में कालिदास रचनाकार हुए, आर्यभट्ट हुए, विक्रमादित्य हुए, सब उन्हीं काल में। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता की गुफाओं से। ठीक है, विशाख दत्तकृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी थी। रामगुप्त जो हुआ था ना, वो बड़ा अयोग्य शासक हुआ था। उसको इनको जब राज्य क्षेत्र दिया गया था तो इसने पश्चिमी एशियाई देशों से क्या मांग किया? अंजीर और शराब और एक डांसर, ये चीज़ें मांगते थे। इसने ये चंद्रगुप्त द्वितीय इससे प्रभावित होकर वह बड़ा भाई अपने रामगुप्त को हत्या कर दिया था। ठीक है, किसके स्वर्ण सिक्के में हीन यानी मिलावट का प्रतिशत सर्वाधिक था? आगे भी हम पहले बता चुके हैं। स्कंदगुप्त का सिक्के और शुद्ध सोने का सिक्का वह चलाया था। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटक में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? प्राकृतिक भाषा में है।
संस्कृत नाट्य जो उसमें हुआ है प्राकृतिक भाषा में। गुप्त वंश में अंतिम शासक कौन हुए? विष्णुगुप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस धारण के सकारी कहा जाता था? शकों पर विजय के कारण से इसे सकारी कहा जाता था। अगला देखते हैं, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दहित्र बताया गया था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। ठीक है, इसमें हालांकि प्रयाग अभिलेख, इससे आपका जो है ना कन्फ्यूजन बढ़ सकता है, इसके लिए इसको याद रखिए। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से कि जूनागढ़ के अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हुनों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण में किया गया, इसमें से गुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त किया। क्या बोला जाता है? हुनों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था, इसमें स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त करने का श्रेय देता है। गुप्त काल में श्रेणियाँ सबसे बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियाँ सदस्य थी को क्या कहा जाता था? निगम कहा जाता था, सबसे बड़ी श्रेणी जो होता था। ठीक है, अग्रहार से क्या तात्पर्य है? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान को अग्रहार के नाम से जाना जाता था। किस समय? गुप्त काल में। अगला देखते हैं, विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? या गुप्त काल में हुआ था। अगला है, वराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? भगवान विष्णु के। एक चार्ट है, इसको याद रखने का आप कोशिश कीजिएगा, हम डिस्कस करते हैं इसको। वकाट वंश इसका है, राजवंश और स्थापना और संस्थापक कौन कौन हुए हैं जो कि गुप्त काल से संबंधित हमारे भारत क्षेत्र में चल रहा था। वकाटक वंश जो हुए हैं 255 ईस्वी में हुए और स्थापना इनका, और इनका संस्थापक हुए थे विद्याशक्ति हुए हैं। अगला है नाग राजवंश, ये 305 ईस्वी में स्थापना हुआ इनका, और इनका भगनाग हुए इनका संस्थापक। वकाटक वंश का 2 बार स्थापना हुआ था, एक बार 255 ईस्वी में और एक 330 ईस्वी में, जो कि 255 ईस्वी में विंध्यशक्ति हुआ इनका संस्थापक, और दूसरी बार 330 ईस्वी में स्थापना हुआ दोहरा के, तो इसमें सरवर सेन उसका संस्थापक हुए हैं। अगला है त्रैकुटक राजवंश, त्रैकुटक जो है 415 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, इसका इंद्रदत्त हुआ है संस्थापक। हुन राजवंश 500 ईस्वी में स्थापना हुआ है, जिसका संस्थापक हुआ तोरमान हुआ इनका संस्थापक। सलंकायन राजवंश जो कि इसका स्थापना 300 ईस्वी में हुआ, जिसका संस्थापक देववर्धन हुआ। विष्णु कुंडलिन इनका संस्थापक हुआ, कब स्थापना कब हुआ? 415 ईस्वी में हुआ। विक्रमेंद्र प्रथम हुए इनका संस्थापक। माथुर राजवंश जिसका स्थापना इसका भी 2 बार हुआ है, 325 ईस्वी में हुआ है, जिसका संस्थापक अच्युत रहा है, और दूसरा हुआ 355 ईस्वी में, जिसका कि शंकर वर्मन इसका संस्थापक हुआ है। एक लाइन है नीचे, कलहन के अनुसार अशोक ने अपने शासन में 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था। कलहन के अनुसार, कलहन का पुस्तक का क्या नाम है? राजतरंगिणी। उसी में यह कलहन एक राइटर हुए हैं, उसने कहा है अशोक ने अपने शासन में 7वें वर्ष में, मतलब जब से वह शासन संभाले वह उसके 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता तथा कश्मीर में श्रीनगर का राज का स्थापना किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्रीनगर में स्थापना का श्रेय किसको मान सकते हैं? उसे अशोक को मान सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं क्लियर होता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, जिससे कि आपका टॉपिक, टारगेट इत्यादि क्लियर होता रहेगा। धन्यवाद।